आज का जो टॉपिक है अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। ज्योग्राफी इन द यूएसए वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूरोपियन स्कॉलर ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। यानी 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय विद्वानों के द्वारा यूएसए में ज्योग्राफी को इंट्रोड्यूस कराया गया। अर्ली ज्योग्राफी कोर्सेज वर टॉट एट हार्वर्ड, येल, प्रिंसटन, कोलंबिया, डार्थमाउथ, पेंसिल्वेनिया। तो शुरुआती भूगोल का जो कोर्स है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, येल, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, कोलंबिया, डार्थमाउथ एंड पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई गई। बाई 1795 यानी 1795 तक मैथमेटिकल, गणितीय और ऐतिहासिक भूगोल पढ़ाए जाते थे। तो पहला नाम अमेरिका में जो जोग्राफर्स का मिलता है वो अर्नाल्ड गाइयार्ड हैं और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में ये पहले प्रोफेसर बने। कॉल रिटर के शिष्य थे और टेलीलॉजिकल अप्रोच में विश्वास करते थे, ईश्वरवादी उपागम में विश्वास करते थे। मानते थे कि डिवाइन पर्पस के लिए नेचर को क्रिएट किया गया है। तो मूलतः इन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी पर ही काम किया। इन्होंने माना कि कॉन्टिनेंट जो होते हैं मानवता के लिए घर की तरह हैं और ये मानव क्रियाओं के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। एप्लेसियन माउंटेन में 30 साल तक लगभग इन्होंने रिसर्च किया और 12,000 ऑब्जर्वेशन लगभग इन्होंने किए और इससे उन्होंने बहुत सारे मेट्रोलॉजिकल डाटा को कलेक्ट किया। इनके सम्मान में गायट पर पठार का भी नाम दिया जाता है जो चौरस होते हैं। तो इनका जो दर्शन है अर्नाल्ड गायट का वो टेलीलॉजिकल अप्रोच है। अप्लेसियन माउंटेन के क्षेत्र में इन्होंने लंबे समय तक कार्य किया, मेट्रोलॉजिकल डाटा कलेक्ट किए, लगभग 12,000 से भी अधिक ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं। 1870 में फिजिकल ज्योग्राफी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। तो प्राकृतिक इतिहास विभाग के अंतर्गत भूगोल को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था, मेनली फिजिकल ज्योग्राफी। 1851 में अमेरिकन ज्योग्राफिकल सोसाइटी का गठन किया गया था। इसी तरह से 1878 में विलियम मॉरिस डेविस बिकम द असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी एट हार्वर्ड। तो हार्वर्ड में विलियम मॉरिस डेविस 1878 में असिस्टेंट प्रोफेसर बने ज्योग्राफी के। इसी तरह से नेथेनियल सेलर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये जियोलॉजिस्ट थे, भूगर्भशास्त्री थे और विलियम मॉरिस डेविस को के शिक्षक थे। इन्होंने सेलर ने किताब लिखा नेचर एंड मैन इन अमेरिका, जिसमें उन्होंने उच्चावच, जलवायु, फिजिकल इन्वायरमेंट का मानव जीवन और उसके अधिवास पर प्रभाव को व्याख्या किए, बताए कि इसके प्रभाव पड़ते हैं मानव जीवन और अधिवास पर, रिलीफ, क्लाइमेट, फिजिकल इन्वायरमेंट का। तो नेक्स्ट इनके शिष्य विलियम मॉरिस डेविस पर आते हैं हम लोग। रिनाउंड जियोलॉजिस्ट एंड जेमोर्फोलॉजिस्ट हैं, तो सभी इनसे वाकिफ़ हैं विलियम मॉरिस डेविस से। फादर ऑफ मॉडर्न अमेरिकन जोग्राफर इनको माना जाता है। फादर ऑफ जेमोर्फोलॉजी भी माना जाता है, हालांकि जेमोर्फोलॉजी का कॉन्सेप्ट अल्बर्ट पेंक ने दिया था। तो ग्रेटली इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ जेमोर्फोलॉजी, ये
फिजिकल ज्योग्राफी और ज्योमोर्फोलॉजी के विकास को अमेरिका में काफ़ी प्रभावित किए, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए अपने साइकिल ऑफ इरोजन थ्योरी के लिए, जिसको ज्योग्राफिकल साइकिल भी हम लोग कहते हैं, फादर ऑफ ज्योमोर्फोलॉजी के रूप में जाने जाते हैं। तो यूएसए में फिलाडेल्फिया में 1850 में ये जन्म लिए थे और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आगे चलकर प्रोफेसर बने और इस तरह से प्रोफेशनल ज्योग्राफी का, व्यावसायिक भूगोल का यूएसए में नींव रखे। इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है साइकिल ऑफ इरोजन थ्योरी है, जिसे ज्योमोर्फोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। तो ये आ गया। इसी तरह से presented द थ्योरी एट द इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल कांग्रेस। तो ज्योग्राफिकल आईजीएस में अपना 1899 में इस सिद्धांत को रखा, साइकिल ऑफ इरोजन्स को। ब्रिज द गैप बिटवीन द जियोलॉजी एंड ज्योग्राफी, जियोलॉजी और ज्योग्राफी के बीच गैप को इन्होंने ख़त्म करने का प्रयास किया। Emphasize the study of landforms throughout the process rather than only their appearance। तो लैंडफॉर्म के विकास का अध्ययन इन्होंने किया और बताया कि विभिन्न प्रोसेस से वो किस तरह से लैंड यूथ, मैच्योर और ओल्ड स्टेज से होकर गुजरता है। इन्होंने माना कि लैंड जो है टेक्टोनिक फोर्सेस के द्वारा अपलिफ्ट होता है और नदियाँ तथा विभिन्न प्रक्रम इन्हें यूथ, मैच्योर और ओल्ड स्टेज की तरह धीरे धीरे पेनी प्लेन में बदल देते हैं। और रिवर इरोजन तब तक करती है जब तक कि वो बेस लेवल को प्राप्त नहीं कर लेती। बाद में उनका जो व्यू है फिजिकल ज्योग्राफी से ह्यूमन और रीजनल ज्योग्राफी की तरफ शिफ्ट किया, मुड़ा और इंट्रोड्यूस एन इकोलॉजिकल अप्रोच, पारिस्थितिक उपागम पर बल दिए। ह्यूमन एडेप्टेशन टू द इन्वायरमेंट, मानव जो है पर्यावरण के साथ अपने आप को अनुकूलन करता है। इकोलॉजिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स एज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, नेम ऑन्टोलॉजी। इन्होंने मानव के पारिस्थितिक अध्ययन के क्रम में, जिसमें प्लांट और एनिमल्स का भी हम लोग अध्ययन करते हैं, इसके लिए इन्होंने यानी इकोलॉजिकल स्टडी के लिए इन्होंने एक शब्द दिया ऑन्टोग्राफी। तो ये याद रखना है कि ऑन्टोग्राफी इन्होंने दिया था। इसी तरह से इन्होंने ही रिकॉग्नाइज्ड दैट द रीजनलाइजेशन ऑफ फिनोमिना ऑन अर्थ सरफेस इज द प्रोडक्ट ऑफ थ्री फोर्सेस। तो पृथ्वी सतह पर प्रादेशिक घटनाओं को उन्होंने तीन फोर्सेस का प्रोडक्ट माना। एक फिजिकल प्लेस जो साइट बेस है, माइग्रेशन जो कि वहाँ पर प्रवर्जन करके आते हैं, और एसोसिएशंस। तो साइट बेस माइग्रेशन से किसी भी प्रदेश का रीजनलाइजेशंस डिपेंड करता है। Believed geography should study the land, climate, vegetation, animals and human together। एक साथ प्राकृतिक और मानवीय दोनों घटनाओं को भूगोल में उन्होंने रखा। उनके स्टूडेंट बहुत अमेरिका के काफ़ी विद्वान रहे, मार्क जेफरसन, ईसा बोमैन, एल्सवर्थ हंटिंगटन, ईसी सैम्पल, अल्बर्ट ब्रिघम। तो काफ़ी लोग इनके स्टूडेंट रहे हैं अमेरिका में। क्रिटिसिज्म में वाल्थर फिंक ने उनके साइकिल ऑफ इरोजन को आलोचना किया था। कंसीडर टू आइडियलिस्टिक्स एंड डिटर्मिनिस्टिक। तो उनको मूलतः डेविस को आदर्शवादी और निश्चयवादी माना गया, जिसके चलते उनका आलोचना किया गया। एज इट एज्यूम्स अ फिक्स सीक्वेंस ऑफ लैंडफॉर्म्स डेवलपमेंट, जैसा कि उन्होंने माना था कि लैंड फॉर्म डेवलपमेंट का एक फिक्स सीक्वेंस होता है, यूथ, मैच्योर
ओल्ड स्टेज, इस तरह का, इन सब के लिए उन्होंने उनका आलोचना भी किया गया। सिग्निफिकेंस है कि वो मॉडर्न जेमोरोफोलॉजी के पॉइनियर थे और लैंड फॉर्म को माने थे कि स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट विद्वान है हमारे पास है मार्क जेफरसन, इनके बारे में हम लोग पढ़ें तो ये भी विलियम मॉरिस डेविस के चेले रहे और टीचर एंड रिसर्चर एट द मिशिगन स्टेट नॉर्मल कॉलेज। तो यहाँ पर ये टीचर और रिसर्चर रहे मिशिगन स्टेट नॉर्मल कॉलेज में। फाउंडर ऑफ मैन ओरिएंटेड ज्योग्राफी इन अमेरिका, तो ह्यूमन ज्योग्राफी का अमेरिका में फाउंडर इन्हें माना गया। हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ रेलवेज इन अर्बन डेवलपमेंट, कॉलिंग देम द सिविलाइजेशन रेल्स, तो नगर विकास में रेल के महत्व को इन्होंने हाईलाइट किया और इसी को सिविलाइजिंग रेल्स बोलते हैं, यानी कि रेल के द्वारा सभ्यता में परिवर्तन आया। कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू अर्बन एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, नगरीय और मानव भूगोल में इनका योगदान है। कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल प्लेस उन्होंने दिया, लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी दिए, सिविलाइजेशन रेल्स उनका कॉन्सेप्ट है, इन सभी चीज़ को उन्होंने कॉइन किया, उन्हीं का ये सब शब्द दिया हुआ है। सेंट्रल प्लेस की कॉन्सेप्ट 1931 में आई थी। लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी उन्होंने 1939 में दिया था। उनका ज्योग्राफिकल कंसर्न जो है वो मनुष्य के साथ वो जोड़ते हैं और बताते हैं वेयर दे आर, वे कहाँ हैं, व्हाट दे आर लाइक, वे क्या पसंद करते हैं, एंड वाई दे आर देयर, वे वहाँ क्यों हैं। इस तरह से ज्योग्राफी को मानव के साथ जोड़ते हुए इन्होंने इस तरह से 3 प्रश्न उठाए। नेक्स्ट हम लोग ईसा बोमेन को देखते हैं, तो ये भी विलियम मॉरिस डेविस के शिष्य रहे, पॉलिटिकल और रीजनल ज्योग्राफी के लिए जाने जाते हैं। रिसोर्स आर नॉट दे बिकम, ये भी इन्हीं का बोमेन का ही स्टेटमेंट है, संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एजुकेटेड हुए और येल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने। उनका जो पीएचडी डिसर्टेशन रिसर्च था वो ज्योग्राफी ऑफ द सेंट्रल इंडीज पर था और पॉइनियर फ्रिंज इनका बहुत फेमस बुक्स है 1931 में, जिसमें उन्होंने स्टडी द फ्रंटियर रीजन्स अक्रॉस द डिफरेंट कंट्री, विभिन्न देशों में कई क्षेत्रों का अध्ययन किया और उसमें प्रकृति की समस्याओं को उजागर किया। कंडक्टेड एक्सटेंसिव फील्ड वर्क, तो बहुत सारे उन्होंने फील्ड वर्क किया, पेरू, बोलिविया, चिली, अटाकामा डेजर्ट्स, इन सबों में हो गए। प्रारंभ में वो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म से प्रभावित थे पर बाद में ह्यूमन एजेंसी को ये मान लिए कि ये प्रकृति में काफ़ी परिवर्तन कर सकते हैं और उनका फेमस स्टेटमेंट आ गया, मैन इज चेंजिंग हिमसेल्फ एज वेल एज द वर्ल्ड एज ही गोज अलोंग। तो मानव अपने आप में लगातार परिवर्तन करता रहता है, जैसा कि प्रकृति में भी लगातार ये चलती रहती है परिवर्तन। और यही देखेंगे कि संसाधन भी अपने आप में लगातार परिवर्तनशील है, रिसोर्स आर नॉट दे बिकम, तो ये इनका स्टेटमेंट भी है। और इस तरह से डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के गैप को कम करने में इन्होंने योगदान दिया। इसी तरह से हम लोग आते हैं इसी सैंपल, 1863 से 1932 तक इनका लाइफ स्पान है। फीमेल अमेरिकन जोग्राफर हैं ये और फ्रेडरिक रेडजल की शिष्या रही हैं। मेन जो इनका काम है अमेरिका में इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म पर है। जो फेमस वर्क्स इनका है अमेरिकन हिस्ट्री एंड इट्स जोग्राफिकल कंडीशन 1903 में आया। इन्फ्लुएंस ऑफ जोग्राफिकल इन्वायरमेंट, ये काफ़ी फेमस बुक है, 1911 में आया। और इंट्रोड्यूस रेडजल एंथ्रोपोजियोग्राफी टू द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड, इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में रेडजल के एंथ्रोपोजियोग्राफी को
परिचय कराया। ट्रेवल्ड वाइडली अक्रॉस द एशिया यूरोप फॉर द जोग्राफिकल स्टडीज, एशिया यूरोप गई भौगोलिक अध्ययन के लिए। कंबाइंड जोग्राफी विद द हिस्ट्री, इतिहास के साथ जोड़ा इन्होंने भूगोल को। स्ट्रेस लोकेशन एंड इन्वायरमेंट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द ह्यूमन लाइफ, माना कि लोकेशन और जो वहाँ का पर्यावरण होता है वो मानव के जीवन को, उसकी संस्कृति, अर्थव्यवस्था, पॉलिटिक्स को प्रभावित करती है। और इनका जो ये फेमस वर्ड है, मैन इज़ द स्टेटमेंट है, मैन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ पे, मनुष्य है पृथ्वी का उत्पाद है। इवन उसका बोन टिश्यू सब मिट्टी से बना हुआ है, उसी प्रकृति का उत्पाद माना जाता है मनुष्य। ह्यूमन बिहेवियर, सिविलाइजेशन एंड डेवलपमेंट आर लार्जली शेप्ड बाय द फिजिकल इन्वायरमेंट, मानव का व्यवहार, सभ्यता, विकास सब कुछ भौतिक पर्यावरण के द्वारा तय होता है। इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस कल्चर, ऑक्यूपेशन, सेटलमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये सारे नेचर को इन्होंने बहुत एक्स्ट्रा वेटेज दिया है। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म्स पर देखिए क्या बोल रहे हैं। ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री शेप्ड बाय टू मेजर फैक्टर्स, मानव का इतिहास दो प्रकार से निर्धारित होता है, एक मैन और एक नेचर। तो मैन नेचर का रिलेशन है, उसमें भी नेचर को उन्होंने बहुत हाईलाइट किया। हिस्टोरियंस ऑफन इग्नोर द रोल ऑफ ज्योग्राफी, ऐतिहासिकता जो हैं भूगोल के रोल को इग्नोर करते हैं, बट ज्योग्राफिकल कंडीशन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द सिविलाइजेशन एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स, लेकिन ज्योग्राफिकल जो दशाएं होती हैं वो सभ्यता और ऐतिहासिक घटनाओं को काफ़ी प्रभावित करती हैं। द फिजिकल इन्वायरमेंट इज स्टेबल एंड परसिस्टेंट फोर्स, तो फिजिकल इन्वायरमेंट स्टेबल, अस्थाई होता है और सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। इट कंटिन्यूसली अफेक्ट्स द ह्यूमन लाइफ, कल्चर, इकोनॉमी, सेटलमेंट पैटर्न्स, इट्स इन्फ्लुएंस रिमेन अक्रॉस डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स, तो इसका प्रभाव विभिन्न ऐतिहासिक अवधियों में बना रहता है फिजिकल इन्वायरमेंट का। और इस तरह से ह्यूमन सोसाइटी पर फिजिकल इन्वायरमेंट का पूरा प्रभाव रहता है, चाहे उसकी ऑक्यूपेशन है, लाइफ स्टाइल हो, जनसंख्या वितरण हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो, सभी पर मानव समाज का प्रभाव है, मानव समाज पर प्रभाव है फिजिकल फैक्टर्स का। ड्राई ग्रासलैंड एंड नोमैडिक लाइफ्स में देखिए, एरिड ग्रासलैंड्स इनकरेज द पेस्टोरल नोमैडिज्म्स, तो जो शुष्क क्षेत्र पर घास भूमि होता है वो पेस्टोरल नोमैडिज्म्स को, यानी कि घुमंतू चरवाहा को इंकरेज करती है। पॉपुलेशन प्रेशर एंड ड्रॉट फोर्स नोमैड टू माइग्रेट्स, और जनसंख्या दबाव और जो नोमैडिज्म्स है वो माइग्रेशंस को बढ़ावा दे रही है, यहाँ से वहाँ चरवाहा पशुओं के चारा के लिए वो मूव करते रहते हैं। मेनी हिस्टोरिकल इन्वेजन्स, जैसे कि सिथियन का, हुड का, तुर्क का, अवार्स का, ये इन्हीं क्षेत्रों में हुआ नोमैडिज्म के चलते। तो जब अपने नीड्स नहीं पूरा हो रहे तो वो अटैक कर रहे थे। क्लाइमेट इन्फ्लुएंस, एरिड रीजन्स एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन इरीगेशंस, तो एरिड रीजन्स में जब तक सिंचाई की व्यवस्था नहीं होगी एग्रीकल्चर नहीं होगा। आर्कटिक रीजन, सीवियर कोल्ड लिमिट सेटलमेंट्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इतनी ठंडी वहाँ पर पड़ रही है कि वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस स्तर का हो नहीं रहा है। तो ये कुल मिलाकर इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म चल रहा है। ट्रॉपिकल रीजन्स इन हीट एंड डिजीज रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी एंड अफेक्ट द कोलोनाइजेशंस, तो गर्मी और बीमारी जो है प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है और इस तरह से अफेक्ट द कोलोनाइजेशंस। कंपेरेटिव मेथड इनका क्या है, कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज एंड हिस्टोरिकल पीरियड सो डैट द जोग्राफिकल एक्सर्ट्स अ कंटिन्यूस एंड लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस, भूगोल जो होता है सतत और लंबे समय तक इन्फ्लुएंस किसी भी क्षेत्र के इतिहास और वहाँ का मानव समाज को करता रहता है। वो मानती है कि सिमिलर इन्वायरमेंट्स ऑफन प्रोड्यूस द सिमिलर पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो एक तरह का पर्यावरण एक तरह के मानव जीवन को देता है।
ज्योग्राफी और हिस्ट्री को इंटर रिलेटेड मानते हैं। हिस्ट्री स्टडी द ह्यूमन इवेंट्स ओवर द टाइम्स, ज्योग्राफी स्टडी द ह्यूमन एक्टिविटीज इन स्पेस। तो इतिहास जो होता है समय के परिवेश में मानवीय घटनाओं का अध्ययन करता है। ज्योग्राफी जो है क्षेत्र विशेष में मानवीय गतिविधियों का अध्ययन करता है। सिंस ऑल हिस्ट्री इवेंट्स अकर ऑन द अर्थ सरफेस, सारे ऐतिहासिक घटनाएं पृथ्वी की सतह पर होती हैं, इसलिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी आर इनसेपरेबल्स। और यही कारण है कि उनका फेमस स्टेटमेंट है, ऑल हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स शुड बी स्टडीड ज्योग्राफिकली एंड ऑल ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स हिस्टोरिकली। तो इस तरह से देख रहे हैं कि उन्होंने इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म्स उनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग उनका थ्योरी है, इस तरह से दिए हुए। फिजिकल इन्वायरमेंट्स को उन्होंने काफ़ी महत्व दिया। डिफरेंट फिजिकल कंडीशन शेप द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंग्लैंड एंड साउदर्न यूएसए। तो अलग इन्वायरमेंट अलग तरह का डेवलपमेंट देता है। ह्यूमन माइग्रेशंस, व्हेन पीपल माइग्रेट सम कस्टम चेंजेज यूजफुल ट्रेडिशन रिमेन। तो ये सब इन्वायरमेंटल कंडीशंस कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस द लाइफ स्टाइल इवन आफ्टर द माइग्रेशन। माइग्रेशन के बाद भी इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस होता है वो लाइफ स्टाइल को निर्धारित करता है। कुछ उन्होंने एग्जांपल्स भी दिया। इंडिया में आइसोलेशन ऑफ माउंटेन्स एंड ओशंस इंकरेज द ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड लिमिटेड आउटसाइड इंटरेक्शंस। तो पर्वत और समुद्र जो होते हैं ट्रेडिशनल बिलीफ को बनाए रखता है, और क्योंकि आउटसाइड से इंटरेक्शन नहीं होता है। इसी तरह से एंशियंट ग्रीस ईजी एसेसिबिलिटी एंड ट्रेड प्रोमोटेड नॉलेज। तो ग्रीस में ईजी एसेसिबिलिटी है और इसीलिए ट्रेड का प्रमोशन हुआ, जिसके वहाँ पर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हुआ, बौद्धिक विकास वहाँ पर ज़्यादा हुए। तुर्क्स का नोमैडिक फूड हैबिट्स सी गॉट रिफ्लेक्टेड देयर इन्वायरमेंटल एडेप्टेशंस। तो ये सारा दिखा रहा है कि पर्यावरण से कैसे किसी स्थान का सिविलाइजेशन प्रभाव पड़ता है। प्रमोटेड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पीपल लिविंग अंडर द सिमिलर इन्वायरमेंटल कंडीशन इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इस तरह से हम लोग देख पाए। नेक्स्ट अल्बर्ट पेरी ब्रिघैम को देखते हैं। अमेरिकन ज्योग्राफर एंड जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं। वर्क एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी विद द जियोलॉजिस्ट नेथनियल सेलर। तो ये मॉरिस के ही WM डेविस के गुरुजी रहे, उनके साथ ये रहे। लेटर शिफ्टेड फ्रॉम ज्योमॉर्फोलॉजी टू ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ज्योमॉर्फोलॉजी से पहले ये भी ज्योमॉर्फोलॉजी में थे, अध्ययन करते थे ज़्यादा, लेकिन बाद में इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी की तरफ शिफ्ट कर गए और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का आलोचना किए। रिजेक्टेड अनसपोर्टेड क्लेम्स दैट क्लाइमेट से लॉन्ग डिटरमाइंस। मानते हैं कि जलवायु अकेले ही प्रभावित नहीं करता है, रेस, स्किन कलर, ह्यूमन कैरेक्टर, ये केवल क्लाइमेट से ही नहीं प्रभावित होता है, बल्कि ह्यूमन कैरेक्टर रिजल्ट फ्रॉम बोथ इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन रिस्पॉन्स। उसमें मानव और पर्यावरण दोनों घटनाओं का मिक्सचर होता है, दोनों घटनाएं एक साथ भाग लेती हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर जो अल्बर्ट पेरी हैं वो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का आलोचना करते हैं। कार्लोस सावर बहुत बड़ा नाम है, वन ऑफ द लीडिंग अमेरिकन जोग्राफर ऑफ द 20th सेंचुरी के लीडिंग अमेरिकन जोग्राफर्स हैं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले से ये जुड़े हुए हैं, फाउंडर ऑफ बर्कले स्कूल ऑफ ज्योग्राफी माने जाते हैं, और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को रिजेक्ट कर दिया और पॉसिबिलिज्म्स को इन्होंने माना था, और माना था कि जो रोल ऑफ कल्चर है वो लैंडस्केप्स को शेपिंग करता है। डेवलप द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल लैंडस्केप्स, सांस्कृतिक भूदृश्य का संकल्पना दिए। लैंडस्केप्स इनटू अमेरिकन ज्योग्राफी थ्रू द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप्स 1925। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप इनका बुक है, 1925 में आया, और अमेरिकन भूगोलवेत्ता को लैंडस्केप से परिचय कराया। कल्चर इज द एजेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट इज द मीडियम्स एंड द कल्चरल लैंडस्केप इज द रिजल्ट।
तो इस तरह से इन्होंने बताया कि कल्चर जो है एक हम लोग का एजेंट की तरह काम करता है और नेचुरल इन्वायरमेंट एक मीडियम की तरह से, और फिर ये दोनों इंटरेक्शन कर कर हम लोग को कल्चरल लैंडस्केप्स प्रदान करते हैं। फोकस ऑन द ओरिजिन एंड डिफ्यूजन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के उत्पत्ति और प्रसार पर इन्होंने बात किया, एनिमल्स और प्लांट्स के डोमेस्टिकेशंस पर, लैंडस्केप्स इवोल्यूशन पर, ये सब पर उन्होंने बल दिया, कॉन्सेप्ट्स ऑफ लैंडस्केप्स दिए। ज्योग्राफी शुड स्टडी द एरिया रीजन्स एज इंटीग्रेटेड यूनिट्स, तो इस तरह से रीजन को उन्होंने माना, क्षेत्र का अध्ययन करता है भूगोल। लैंडस्केप्स में फिजिकल और कल्चरल एलिमेंट्स होते हैं, एवरी लैंडस्केप इज ऑन इंडिविजुअलिटी एंड यूनिकनेस, सबके अपना खासियत है, अपना यूनिक करेक्टरिस्टिक्स है। लैंडस्केप्स है मोर स्ट्रक्चर फंक्शन एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, तो लैंडस्केप्स के पास अपना फॉर्म, स्ट्रक्चर, फंक्शन और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होता है। उन्होंने माना था ये कि लैंड कुड हैव क्वाइट डिफरेंट मीनिंग फॉर द पीपल विद डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड द इन्वायरमेंट, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मानसिकता के लिए मानसिकता होने पर एक ही लैंड का मीनिंग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग हो जाता है, उनके जो कि उनके अलग अलग टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। तो एक ही लैंड को अलग लोग अलग दृष्टिकोण से अपने अलग तकनीक के आधार पर अलग तरीके से व्याख्या करते। फेवर द हिस्टोरिकल अप्रोच इन ज्योग्राफी, भूगोल में ऐतिहासिक उपागम को इन्होंने स्वीकार किया और रीजन को उन्होंने नेचुरल लैंडस्केप से कल्चरल लैंडस्केप्स में अध्ययन करने का बल दिया। कोई भी जो रीजन होता है नेचुरल लैंडस्केप धीरे धीरे कल्चरल लैंडस्केप में बदल जाती है, और इस तरह से उन्होंने बल दिया अध्ययन करने के लिए। ह्यूमन एक्टिविटीज़ कंटिन्यूसली ट्रांसफर द नेचुरल लैंडस्केप्स, मानवीय गतिविधियाँ होती प्राकृतिक लैंडस्केप्स को परिवर्तित कर देती है। तो उन्होंने उनका जो अध्ययन है सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, व्यू ऑन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इज एंथ्रोपोसेंट्रिक, मानव केंद्रित माना भूगोल को, बिकॉज इट स्टडी द लैंडस्केप्स इन रिलेशन टू द ह्यूमन्स, तो मानव के संदर्भ में लैंडस्केप्स का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ह्यूमन का इम्पैक्ट पर्यावरण पर ज़्यादा मान रहे हैं, इस तरह से ये संभववादी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास हैं एल्सवर्थ हंटिंगटन, तो ये भी डिटर्मिनिस्टिक हैं ये, हालांकि लीडिंग इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिस्टिक्स, स्टडी द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन लाइफ, तो क्लाइमेट का प्रभाव मानव जीवन पर बताया। सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सभ्यता और संस्कृति पर क्लाइमेट का असर पड़ता है। ट्रेवल एक्सटेंसिवली इन नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप एंड साउथ अमेरिका, यहाँ ये गए। ऑथर एंड को ऑथर 28 बुक्स, तो 28 बुक्स लिख दिए वो। पल्स ऑफ एशिया इसमें से फेमस है, लिंक्ड हिस्टोरिकल माइग्रेशंस स्पेशली मंगोल्स टू क्लाइमेट चेंज इन सेंट्रल एशिया, तो माइग्रेशन के संदर्भ में लिखा कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कैसे लोग वहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं। इसी तरह से सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट 1915 में उन्होंने लिख दिया कि क्लाइमेट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द राइज ऑफ सिविलाइजेशंस। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी उनका फेमस किताब है 1920 में, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड डेवलपमेंट। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिस्टिक का बात करेंगे। चेंजेज इन सोलर एक्टिविटी अफेक्ट द क्लाइमेट विच टर्न्स अफेक्ट द ह्यूमन सोसाइटी, तो इस तरह से देख रहे हैं बार बार क्लाइमेट का प्रभाव बताएंगे। कंसिडर नॉर्थ वेस्ट यूरोप एंड नॉर्थ ईस्ट यूएसए एज रीजन विद द आइडियल क्लाइमेट्स फॉर प्रोग्रेस, तो इस तरह से देखेंगे क्लाइमेट को सोल फैक्टर मान लिए, अकेला फैक्टर मान लिए विकास का, ओवर इम्फेसाइज कर दिए। टेक्नोलॉजी, कल्चर, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी को इन्होंने इग्नोर कर दिया। और मॉडर्न ज्योग्राफी एक्सेप्ट द क्लाइमेट एज वन ऑफ मेनी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, नॉट ओनली द डिटर्मिनेंट। तो ये मॉडर्न ज्योग्राफी है, क्लाइमेट को इम्पोर्टेंट फैक्टर तो मानता है, लेकिन एकमात्र निर्धारक क्लाइमेट को ही कहना ये सही नहीं है। तो इस तरह से
ये हम लोग को समझ में आया। ही ऑल्सो एडवोकेट द सेलेक्टिव माइग्रेशन एंड सेलेक्टिव सर्वाइवल टुगेदर with the intermarriage of people of relatively homogeneous cultures who have profoundly influenced and course of history। सभ्यता को मापने में भी क्वांटिटिव अप्रोच को इन्होंने यूज किया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रोलिन डी सेलिसबेरी पर। मेजर अमेरिकन जोग्राफर्स हैं। डेवलप जोग्राफी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, एस्टेब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ जोग्राफी एंड रोट इंपोर्टेड यूनिवर्सिटी टेक्स्ट बुक्स। रिजेक्टेड द सिंपल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमन्स। तो साधारण कारण प्रभाव को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजियोग्राफी, फिजियोग्राफी का कॉन्सेप्ट दिया। फिजियोग्राफी नामक बुक्स भी इन्होंने लिखा। लैंड फॉर्म्स प्रोवाइड द स्टेजेस फॉर द ह्यूमन एक्टिविटीज, जो स्थल खंड होते हैं वो मानव क्रियाओं के लिए एक मंच देते हैं। नेचर इन्फ्लुएंस द ह्यूमन्स बट डज नॉट कम्प्लीटली डिटरमाइन देम। नेचर मानव पर प्रभाव डालता है लेकिन पूरी तरह से उनको डिटरमाइन नहीं करता है। तो जेमोर्फोलॉजी का उनका क्लासिक बुक्स है फिजियोग्राफी पर। तो ये सब हम लोग को समझ में आया। अब जरा सा इंटरवार पीरियड में अमेरिकन भूगोल में किस तरह से चेंज आया। शिफ्ट फ्रॉम फिजिकल ज्योग्राफी टू ह्यूमन एंड सोशल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी से मानव और सामाजिक भूगोल की तरफ मुड़ गया। फोकस मूव फ्रॉम डिस्क्राइबिंग प्लेसेस टू डेवलपिंग कॉन्सेप्ट्स, मॉडल्स एंड थ्योरीज। इस तरह से कॉन्सेप्ट, मॉडल, थ्योरीज की तरफ मुड़ गया। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और सोशल डिटर्मिनिज्म रिजेक्ट हो गया। पॉसिबिलिज्म्स के बारे में हम लोग सोचने लगे, न्यू डिटर्मिनिज्म के बारे में सोचने लगे। कुछ न्यू अप्रोचेज अमेरिका में आएगा जैसे कि ह्यूमन इकोलॉजी। हरलान एच बैरोज का कॉन्सेप्ट है, फाउंडर ऑफ द ह्यूमन इकोलॉजी। और ह्यूमन और पर्यावरण के संबंधों पर इन्होंने बल दिए। मानते हैं ह्यूमन्स आर द पार्ट ऑफ वेव ऑफ लाइफ। तो ये जीवन का मानव जो है अभिन्न हिस्सा है। क्रोलॉजी, मार्क जेफरसन और कार्लो सावर ने क्षेत्रीय अध्ययन को यहाँ पर वर्णन किया। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रीजन पर इन लोगों ने बल दिया। फिजिकल और कल्चरल लैंडस्केप एक साथ अध्ययन करने पर बात किए और माने कि कल्चरल एक्टिविटी नेचुरल लैंडस्केप्स को, कल्चर हमारा नेचुरल लैंडस्केप को ट्रांसफ़र कर कल्चरल लैंडस्केप्स बना देता है। इसी तरह से हिस्टोरिकल ज्योग्राफी वहाँ पर एडॉप्ट किया गया। इसमें ब्राउन का नाम आता है। उन्होंने लिखा द मिरर ऑफ अमेरिकन्स एंड हिस्टोरिकल ज्योग्राफी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसमें कि उन्होंने समय के साथ अधिवासों में किस तरह से परिवर्तन आता है इसको दिखाया। तो इसी तरह से कार्लो सावर ने भी डिस्क्राइब किया प्री हिस्टोरिक रेड इंडियंस फ्रंटियर सेटलमेंट्स ऑन द पैसिफिक कोस्ट ऑफ मैक्सिको। His studies show that the land can have vastly different meanings for people depending on their attitude toward their environment, technological skills and cultural background। ये भी हम लोग बात किए थे कि डिफरेंट लैंड्स का डिफरेंट कल्चर्स डिफरेंट तरीके से व्याख्या करती है। इसी तरह से विटलिसी साहब ने कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंट ऑक्यूपेंस दिया था, जिसमें इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के लिए एक प्रकार से एंटीथेसिस है। सीक्वेंट ऑक्यूपेंस क्या होता है कि क्रमिक रूप से किसी चीज़ को धारण करना। तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का ये एक एंटीथेसिस है, यानी कि उसके विपरीत है। और बताया जाता है इसमें सीक्वेंट ऑक्यूपेंस में कि हाउ सक्सेसिव ह्यूमन कल्चर्स, क्रमिक रूप से जो मानव संस्कृति है कैसे एक क्षेत्र विशेष को धारण करती जाती है। तो लगातार परिवर्तन को ही सीक्वेंट ऑक्यूपेंस के रूप में लिया जाता है। हार्टसोन ने थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर टू इनलार्ज द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी के विषय क्षेत्र के लिए उन्होंने अपना थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर दिया। इसी तरह से प्लाट ने सेंट्रल प्लेस की हायरार्की की कॉन्सेप्ट्स दी। तो ये हम लोग इस तरह से देख पाए। तो जो अमेरिका में अर्ली ज्योग्राफी इन अमेरिका वाज नर्चर्ड बाय द जियोलॉजिस्ट, मेट्रोलॉजिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट। ये लोग जियोलॉजिस्ट, मेट्रोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट लोगों ने शुरुआत किया वहाँ पर अर्लियर ज्योग्राफी। इट बिकम द रिकॉग्नाइज एंड इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन इन अमेरिकन यूनिवर्सिटी इन लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के
के बाद अमेरिकन यूनिवर्सिटी में ये एक स्वतंत्र विषय के रूप में आया। रिचर्ड हडसन डिफिनीशंस उन्होंने दिया। डिफाइंड ज्योग्राफी एज द स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशंस, तो क्षेत्रीय विविधता के अध्ययन के रूप में इन्होंने रिचर्ड हडसन ने इसको एक्सप्लेन किया। He argued that the geography is expected to provide an accurate, orderly and rational descriptions and interpretation of the variable character of the earth surface। तो पृथ्वी के सतह को एक्यूरेट, क्रमिक, तार्किक रूप से वर्णन करता है और विभिन्न विशेषताओं का व्याख्या करता है। एरियल वेरिएशन से क्या मतलब है? हडसन emphasized studying the total integration of interrelated phenomena on the earth surface rather than the isolating them। तो अलग अलग तत्वों को न लेकर एक साथ विभिन्न मानव और नॉन ह्यूमन जो फिजिकल फैक्टर्स है उनको इंटीग्रेट करना कर किसी एरिया का एक्सप्लेनेशन करना रिचर्ड हडसन के मूल उद्देश्य रहा। और इस तरह से टॉपिकल ज्योग्राफी का उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया रिचर्ड हडसन ने। इसी तरह से इंटरवार पीरियड्स में saw widespread the discussion by the Association of American Geographers, shifting focus toward the practical applications। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर बात किया गया आगे चलकर। रीजनल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, रिसोर्स ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, जेमोग्राफी, मेडिकल ज्योग्राफी, एडमिनिस्ट्रेटिव ज्योग्राफी, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि विकास हुआ वहाँ पर ज्योग्राफी का। अप्लाइड साइंस के रूप में इसको लिया गया आगे चलकर। Geographer began working or marketing centers and establishing the retail centers for the private firms। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि भूगोल अपना काफ़ी रूप चेंज करता चला गया और आज के डेट में क्वांटिटिव रिवोल्यूशंस को ले लिया और जितना भी न्यू आइडिया आया, चाहे वो स्पेशियल परसेप्शंस को लेकर हो, सोशल प्रॉब्लम्स को लेकर हो, सारे हम लोग थ्योरी देखे थे, ह्यूमनिज्म, रेडिकल ज्योग्राफी, ये सब वहाँ से इमर्ज हुआ। और ज्योग्राफी की जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो पोस्ट में मॉडर्निज़म्स हो, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का यूज करना हो, वेलफेयर ज्योग्राफी, रेडिकल ज्योग्राफी, इन सब में अमेरिकन ज्योग्राफर्स का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। तो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।